हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी का सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर 28 दिसंबर 2022 का। तो इसमें आज हम लोग गद्यांश करेंगे। 15 नंबर के गद्यांश और उसके बाद फिर हम पेडोलॉजी करेंगे। तो चलिए गद्यांश स्टार्ट करते हैं। सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज यह जगह पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते थे, यानी मरे हुओं का टीला। तब किसे पता था तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इन ईंटों से अपने घर बनाए। 19वीं सदी में रेलवे लाइन बनाने के लिए दो अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भर भर कर ले गए। जल्द ही इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 सालों से ज्यादा पीछे चला गया। खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई कि सभी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। प्रमुख सड़कें सीधी बनी थी, सभी घरों के डिजाइन एक जैसे थे। बीच में खुला आंगन और उसके चारों ओर कमरे। शहर के एक सिरे पर एक चारदीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता था। इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते हैं। सभी घरों की ईंटों का साइज बराबर था, 7 गुणे 1 गुणे 28 सेंटीमीटर। सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का साइज 10 गुणे 20 गुणे 40 सेंटीमीटर था। शहर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे। यहाँ नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। तो जो भी हमने गद्यांश पढ़ा है इसमें मोहनजोदड़ो संबंधित बातें बताई गई हैं। मोहनजोदड़ो क्या था, वह पाकिस्तान में था और वह एक मरे हुए जो लोग थे उनका टीला था। तो जिसे खोदा गया तो पता चला कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो नाम का एक शहर बसता था। वहाँ की वह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी और एक शहर था। तो यहाँ पे जो ईंटें जो जो 19वीं सदी थी वहाँ पे दो इंजीनियर आए थे और वो जो वहाँ की जो ईंटें थी, जो मोहनजोदड़ो की जो ईंटें थी उनको भर भर कर ले गए थे और 4000 साल पुरानी जो ईंटें थी उन पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां उस पर दौड़ने लगी थी। तो ये भारत का जो इतिहास था वो 2000 सालों से ज्यादा पीछे चला गया था। और इसमें जो ये मोहनजोदड़ो शहर था, इसमें हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पे जो शहर होते थे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और जो सड़कें थी बिल्कुल सीधी बनी होती थी और जो घर के डिजाइन थे वो भी बिल्कुल एक जैसे थे। किसी घर अलग नहीं था, सबका एक जैसा होता था। आंगन जो होता था वो खुला होता था, तो चारों ओर कमरे होते थे और जो वहां पे राजा रहता था वो चार दीवारी के अंदर रहता था, तो उसे हम सिटाडेल कहते थे। तो वहाँ घर की जहाँ वहां पर घर थे तो उनके घरों के ईंटों का साइज बराबर था, 7 गुणे 1 गुणे 28 सेंटीमीटर था। और वो शहरों की जो दीवारें थी उनकी ईंटों का साइज वो भी बराबर था, 10 गुणे 20 गुणे 40 सेंटीमीटर था। वहाँ के जो शहर थे वे एक दूसरे बहुत दूर दूर बसे होते थे, सैकड़ों किलोमीटर, किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 200। तो इतनी दूर दूर तक बसते थे। और यहाँ की जो नालियाँ थी वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी। वहाँ की जो नालियाँ थी वहाँ गंदगी नहीं रहती थी और अच्छी व्यवस्था रहती थी, इससे गंदगी भी नहीं, मतलब बीमारियाँ भी नहीं होती थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। लोग उसे क्या पुकारते थे? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? गद्यांश में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके आंसर करेंगे। तो सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज यह जगह पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया? ऑप्शन ए सिंध से हिंद तक, ऑप्शन बी सिंध से कराची तक, ऑप्शन सी कराची से लाहौर तक, ऑप्शन डी लाहौर से अटारी तक। तो किसका निर्माण किया? 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कराची से लाहौर तक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोहनजोदड़ो की ईंटें कितनी पुरानी थी? ऑप्शन ए 400 वर्ष, ऑप्शन बी 4000 वर्ष, ऑप्शन सी 40,000 वर्ष, ऑप्शन सी 4000 वर्ष, ऑप्शन डी 2000 वर्ष। तो जो मोहनजोदड़ो की ईंटें थी वो कितने साल पुरानी थी? बस का देखते हैं इसमें।
जल्द ही इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। खुदाई में मिले दो सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? ऑप्शन ए, वे दोनों बहुत सुंदर थे। ऑप्शन बी, वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। ऑप्शन सी, वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। ऑप्शन डी, वे दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे। तो खुदाई की गई थी उसमें जो बड़े बड़े शहर थे उनको आश्चर्य क्यों हुआ था? वहां पे जो घर बने हुए थे बिल्कुल एक जैसे, घरों की डिजाइन थी बिल्कुल एक जैसी थी, और जो शहर थे वह बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? शहर थे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और जो घर होते थे उनकी डिजाइन एक जैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इतिहासकार सिटाडेल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, शहर के एक कोने पर बनी चार दीवारी को। ऑप्शन बी, शहर में बने घरों को। ऑप्शन सी, मिट्टी से बनी ईंटों को। ऑप्शन डी, नगर व्यवस्था को। तो इतिहासकार सिटाडेल किसे कहते थे? जो वहां पे राजा रहता था, वह राजा किसमें रहता था? एक चार दीवारी के अंदर रहता था। राजा रहता था, चार दीवारी के अंदर रहता था, तो इसे सिटाडेल, तो इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, सभी घरों की ईंटों का आकार समान था। ऑप्शन बी, सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का आकार समान था। ऑप्शन सी, सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी। ऑप्शन डी, सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया सभी घरों की ईंटों का आकार समान था। ये तो सही बात है। कितना था ईंटों का साइज? सभी घरों की ईंटों का साइज 7 गुणे 1 गुणे 28 सेंटीमीटर था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का आकार समान था। जो वहां की जो ईंटें, दीवार की ईंटें थी, उनका भी साइज समान था, 10 गुणे 20 गुणे 40 सेंटीमीटर। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला, सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी। जो वहां पे जो घर शहर थे, उनके जो घर थे, वहां पे जो घर होते थे उनकी डिजाइन एक जैसी थी। तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सभी शहर की नालियां तो वहां पे अच्छी थी, जिससे वजह गंदगी नहीं ज्यादा होती थी। तो ये नालियों की व्यवस्था यहाँ बताया गया है, बढ़िया व्यवस्था थी। और हमारे आंसर क्वेश्चन में बताया गया है कि सभी शहरों की नालियां व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह गलत बताया गया है। अगर निगेटिव बताता है तो इसका निगेटिव आंसर होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आगे शब्द है। ऑप्शन ए, रेलवे लाइन। ऑप्शन बी, सभ्यता। ऑप्शन सी, भारती। ऑप्शन डी, भारती। आगे शब्द क्या होता है? आगे शब्द वे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे तो आगे शब्द कहलाते हैं। तो रेलवे लाइन क्या है? अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। चार दीवारी में समास है। ऑप्शन ए, द्विगु समास। ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। द्विगु समास कौन से होते हैं? वे समास होते हैं जो संख्यावाची होते हैं, वे द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे तिराहा, चौराहा, पंचवटी, तो ये हो जाएंगे हमारे द्विगु समास। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, तो ये हमारे हो जाएंगे द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। तो इसका हो जाए तो कर्मधारय समास में कौन सा होगा? जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अव्ययभाव समास कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास वे होते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पहले उपसर्ग जुड़ा होता है, जैसे प्रत्येक, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पुनरावृत्ति होती है, जैसे दिन दिन, तो ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? चार दीवारी में समास है। चार दीवारी मतलब चार का हो जाए संख्या, तो संख्यावाची समास कौन सा होता है? संख्यावाची समास होता है द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए, कोयल की मधुर वाणी। ऑप्शन बी, रंग बिरंगे फूल। ऑप्शन सी, मोरों का नृत्य। ऑप्शन डी, मशीनों की ध्वनि। मन को क्या नहीं पसंद करता है? कोयल की मधुर वाणी। कोयल जब बोलती है, उसकी मधुर वाणी होती है, उसको प्रसन्न करती है, तो मन को प्रसन्नता होती है। रंग बिरंगे फूल देख के भी प्रसन्नता होती है। मोरों का नृत्य देख के, जब बारिश होती है उसके बाद जो मोर नाचता है, उसके मोर को देख के ही प्रसन्नता होती है। मशीनों की ध्वनि,
इसको देख सुन के या फिर देख के प्रसन्नता नहीं होती है। मशीनों की ध्वनि बहुत तेज तेज से होती है, इसको सुन के प्रसन्नता नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा गद्यांश रहेगा। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगला, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। और कोयल की कुहू, मयूरों का नृत्य, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियां, शरद ऋतु का निर्भय गगन, बसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक रंगों की छटा बिखेरते पुष्प, भंवरों की गुनगुन सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भाग दौड़, अर्थ लिप्सा, कार्य, व्यग्रता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शन हेतु पर्वतीय प्रदेशों की सैर से प्रकृति का आनंद हम उठा नहीं पाते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम सांसारिकता में उलझे और पिकनिक का मजा लेते अपना समय यूं ही गवा देते हैं। तो यह गद्यांश है, इसमें बताया गया है कोयल की जो कुहू है और जो मयूर मतलब जो मोर नाचते हैं और मेघ जो आते हैं उनकी छाया होती है, बगुलों की पंक्तियां, बगुले जब आसमान में पंक्तियों से चलते हैं, शरद ऋतु का निर्भय गगन, शरद ऋतु में हरियाली आ जाती, बसंत ऋतु में लहराते पत्ते, जब बसंत ऋतु होती है जो पत्ते लहराते हैं, यह सब हमारे मन को पुलकित कर देते हैं। इसको देख के मनवाना प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आजकल की जो बुद्धिवादी युग चल रहा है, जो आजकल के लोग हैं, आजकल के जो मानव है, वह आप प्रकृति को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो भाग दौड़ की वजह से, रुपयों की वजह से, काम की वजह से, संकीर्णता मतलब बहुत ही जल्दी होने की वजह से, और वो काम होने की अधिक काम होने की वजह से वह इस खुले आसमान का मजा नहीं ले पाते हैं। और जो हमारा भारत देश है वह बहुत ही प्रसिद्ध है, पर्वतीय प्रदेशों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ जो भारत में जो पर्वतीय प्रदेश है उनको देखने से बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन जो आजकल के मानव है वह इस प्रकृति का आनंद नहीं ले पाते हैं और जो ये सौंदर्यपूर्ण जो स्थल होते हैं इनका मजा नहीं ले पाते हैं और अपना समय यूं ही गवा देते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका क्वेश्चन होगा इसका गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है के लिए ऑप्शन ए तरह तरह के दृश्यों के लिए, अनेकता में एकता के लिए, भाषाई विविधता के लिए, धार्मिक विविधता के लिए। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, इसमें तरह तरह की बातें बताई गई हैं, जैसे कोयल की कुहू है, मयूरों का नृत्य है, मेघों की प्रतिछाया है, ये सब मन को प्रसन्न कर रहे हैं। और जो तरह तरह के दृश्य बताए गए हैं, ऋतु में जो लहराते पत्ते हैं और जो पुष्प बिखेरते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें तरह तरह के दृश्य बताए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए धन कमाने की चाह, ऑप्शन बी कार्य की जल्दी, ऑप्शन सी आपसी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी संध्या समय आकाश को निहारना। तो प्रकृति से क्या नहीं दूर ले जाता है? धन कमाने की चाह। धन कमाने की चाह की वजह से तो मानव आजकल का प्रकृति को नहीं देख पाता, तो ये तो नहीं हो जाएगा। कार की जल्दी होने की वजह से काम को जल्दी करना है और अब रुपयों की वजह से वह प्रकृति का मजा नहीं ले पाता है। आपसी प्रतियोगिता, एक दूसरे से प्रतियोगिता करने से भी वह प्रकृति का मजा नहीं ले पाता है। संध्या समय आकाश को निहारना, तो संध्या के समय जब शाम होती है, संध्या के समय जब आकाश को निहारेंगे इससे हम प्रकृति को देख सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय नहीं निकाल पाते हैं। वाक्य का भाव है ऑप्शन ए महानगरीय व्यस्तताओं के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते हैं, ऑप्शन बी महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण हम खुला आसमान दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन सी महानगरीय व्यस्तता और शोर बड़े वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ऑप्शन डी महानगरीय व्यस्तताओं के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकाल पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बताया गया? कोलाहल मतलब शोर शराबा। महानगरों में इतनी व्यस्तता होती है, शोर शराबा होने की वजह से, और वहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और उससे हम खुले आसमान को नहीं देख पाते हैं।
तो इसके भाव का अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा महानगरीय व्यस्तता और शोर भरे वातावरण। वहाँ की जो व्यस्तताएं होती हैं, जो व्यस्त होते हैं लोग एक दूसरे काम की वजह से जो व्यस्त होते हैं, और जो वातावरण वहाँ का होता है वो शोरगुल होता है, तो उसकी वजह से हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहेगा, प्रकृति की ओर संकेत करने वालों का शब्द नहीं है। ऑप्शन ए शरद ऋतु, ऑप्शन बी बिखेरते पुष्प, ऑप्शन सी खुला आसमान, ऑप्शन डी कल पुर्जे। तो प्रकृति की ओर क्या इशारा नहीं करता है? तो शरद ऋतु तो इशारा करता है। शरद ऋतु में जब होता है बसंत ऋतु में लहराते पत्ते, तो यह प्रकृति की देन है। बिखेरते पुष्प ये भी प्रकृति की देन है। खुला आसमान जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए खुला आसमान देखा जाता है। कल पुर्जे किससे संबंधित है? कल पुर्जे मशीनों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन रहेगा हमारा, भागदौड़ में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। भागदौड़ का मतलब क्या होगा? इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। तो दोनों पद प्रधान रहते हैं द्वंद्व समास में। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? इसमें कारकों का लोप होता है, जिसमें संबंध बताया जाता है, कर्ता ने कर्म को कर, ऐसे ही कारक होते हैं। तो इनका जो लोप होता है तो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। द्विगु समास जो संख्यावाची होते हैं वे द्विगु समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। कर्मधारय समास जिसमें पहला पद दूसरा पद प्रधान, दूसरे की विशेषता बताता है, तो कर्मधारय समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भाग और दौड़ अगर इसमें द्वंद्व समास में बीच में डैश लगता है तो ये भी द्वंद्व समास हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। प्रदर्शन में उपसर्ग है। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी प्रा, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी दर्शन। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रदर्शन में क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रदर्शन में उपसर्ग हो जाएगा प्रा, धन, दर्शन। तो ये प्रा हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा, और यह दर्शन, तो इसका बन जाएगा प्रदर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, ऑप्शन बी अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, ऑप्शन सी वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, ऑप्शन डी केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, क्योंकि यह विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता पर केंद्रित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन सी विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन डी आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का प्रयोग अध्यापक भाषा की कक्षा में आवश्यकता के अनुरूप करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, ऑप्शन बी श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन डी श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? ऑप्शन ए केवल श्रवण, ऑप्शन बी श्रवण एवं वाचन, ऑप्शन सी श्रवण एवं पठन, ऑप्शन डी केवल वाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी छात्र के श्रवण कौशल
एवं वाचन कौशल के परीक्षण के लिए इसी तरह के कार्य दिए जाते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नज्मा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल 30 है। नज्मा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। ऑप्शन बी, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा। ऑप्शन डी, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान एवं भाषा कौशल का परीक्षण किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मौन विधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? ऑप्शन ए, भाषा के साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं। ऑप्शन सी, भाषा नहीं सीखते हैं। ऑप्शन डी, भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि मौन पठन में छात्र बिना आवाज करे पाठ के भाव को समझते हुए पढ़ते हैं और यह छात्रों के लिए बहुत प्रभावी शिक्षण विधि होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। ऑप्शन ए, दृश्यात्मक। ऑप्शन बी, श्रव्यात्मक। ऑप्शन सी, गत्यात्मक। ऑप्शन डी, स्थानिक। तो वह कौन से विद्यार्थी हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्यात्मक। ELL विद्यार्थी वे दृश्यात्मक विद्यार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए, आगमन रूप से। ऑप्शन बी, निगमनात्मक रूप से। ऑप्शन सी, बिना किसी व्याख्या के। ऑप्शन डी, बनावटी रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक रूप से। ऑप्शन बी, निगमनात्मक रूप विधि से शिक्षार्थी सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? ऑप्शन ए, पठन। ऑप्शन बी, श्रवण। ऑप्शन सी, वाचन। ऑप्शन डी, दृश्य रूपकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरेंद्र श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल का परीक्षा ले रही है? इसका ऑप्शन ए, श्रवण। ऑप्शन बी, पठन। ऑप्शन सी, शब्द भंडार। ऑप्शन डी, व्याकरण। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी, पियाजे का अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन सी, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन डी, स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास क्षेत्र से संबंधित होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। पूनम अपने विद्यार्थियों को कक्षा में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक जागरूकता। ऑप्शन बी, आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता। ऑप्शन सी, लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता। ऑप्शन डी, व्याकरण जागरूकता। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्त का क्रियान्वयन करना चाहिए? ऑप्शन ए, सरकारी तौर पर पठन। ऑप्शन बी, बारीकी से पठन। ऑप्शन सी, मौन पठन।
ऑप्शन डी ऊंचे स्वर में पठन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाह रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखानी क्यों जरूरी हैं? ऑप्शन ए जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके, जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सके, जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके। ऑप्शन डी जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। तो विद्यार्थियों को पढ़ा सीखने सिखाने के लिए युक्तियां क्यों जरूरी होती है? जिससे वह नई संपदा सीखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीखकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारा रहेगा और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ऑप्शन ए आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। ऑप्शन बी आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के सामने विषय व सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। ऑप्शन डी एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद करेंगे। तो इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहेगी? आप ये निर्णय लेना चाहेंगे क्या और कैसे पढ़ाना है। इसमें अध्यापक की भूमिका रहेगी, वह निर्णय लेगा पहले कि क्या क्या मतलब जो पढ़ाना है वह कैसे पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। तो यह सही हो जाएगा। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। अध्यापक ऐसे पढ़ाए जिससे बच्चों को समझ में आए और ज़्यादातर अवसर सीखने के अवसर मिल सके। तो ये भी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत विषय सामग्री प्रस्तुत पढ़ाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों पे। शिक्षार्थी अपने हिसाब से मतलब अपने ही जैसा वो पढ़ाना चाहता है वैसा पढ़ा सकता है। तो विषय वस्तु संबंधित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गलत हो जाएगा। एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद करेंगे। जो अध्यापक होता है वे एक संस्थापक के रूप में कार्य करता है और जो बच्चों को कोई आवश्यकता होती है और संकेत के हिसाब से उनकी मदद करता है। तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।